जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपको नाउन एंड नंबर से बनने वाले कम से कम 100+ क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं एनडीए के एग्जाम में, उनको सॉल्व कराऊंगा और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए आपके और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर भी मिले कि ये क्वेश्चन किस तरह से गलत है और इसमें क्या सही होना चाहिए। और ये क्लास में उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं जो क्लास 12th में है, जो अभी एग्जाम देने जाएंगे इस बार भी, उनके लिए भी है, क्योंकि सिंटैक्स का जो चैप्टर है उसका नाउन ही यहाँ पर मेन यहाँ बताया गया है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको भी आंसर देना है कमेंट में और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको करीब 50 क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू सॉल्व। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बार बार आपको मैं यहां पर जो भी गलत होगा उसका एक्सप्लेन भी करूंगा। तो देखिए याद रखिएगा, कभी भी एक रूल बनता है कि कभी भी ए लिखा हो और उसके बाद कोई भी कार्डिनल नंबर दिया गया हो, कार्डिनल नंबर जैसे 100 है, उसके बाद यहां पर ठीक है ए प्लस कार्डिनल नंबर है यहां पर, सॉरी कार्डिनल नंबर क्या है, सॉरी कार्डिनल एडजेक्टिव है यहां पर, ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। उसके बाद हाइफेन दिया हो, हाइफेन समझते होंगे आप, इसको हाइफेन कहा जाता है, इस वर्ड को हाइफेन कहा जाता है। तो इसके साथ हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। अब यहां पर ए हमारा हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव हमारा 100 हो गया, हाइफेन भी लगा हुआ है, लेकिन ये जो नाउन है ये आप देख रहे हैं कि ये रुपीज लिखा है, तो इसको क्या लिखना है भैया, रुपी में चेंज करना है, तब जाके ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जब भी ये रूल आप लिख लीजिए कि कभी भी ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफेन लिखा है तो उसके बाद हमेशा फिर वो मैन हो, ईयर हो, कुछ भी हो, वो सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट है अ ट्रेन गैंग, ठीक है, अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर was employed on the ship. A trained gang of sailor employed on the ship. देखिए गैंग ऑफ सेलर, सेलर मीन्स होता है नाविक, ठीक है, तो नाविक का गैंग नहीं होता, नाविकों का गैंग नहीं होता, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्रू होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अ ट्रेन्ड क्रू ऑफ सोल्जर, सॉरी सेलर was employed on the ship. क्रू होना चाहिए ना कि गैंग होना चाहिए। अब देखिए हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ा हुआ उसको छोटा सा लग रहा हो, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां हमारे पूरे नंबर को बर्बाद कर देती हैं, बेकार कर देती हैं। नेक्स्ट है कि दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसका जवाब दें, ठीक है, जरूर इसका जवाब दीजिए। तो एक बात याद रखिएगा कि दीज लिखा हुआ है तो यहां पर काइंड ना होके क्या हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा, कि दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, सॉर्ट्स ऑफ, है ना, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, ये सब कब होता है, जब दीज लगा हो तब। उसके अलावा इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बहुत ज्यादा दिक्कत करे, ठीक है। तो दिस होगा तो काइंड करना, दीज है तो काइंड्स करना है, यहां पर इसका यही मतलब होता है। नेक्स्ट है कि हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बकेट ऑफ ग्रेप्स। अब आपको भी पता होगा कि बकेट नहीं होता, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, यानी अंगूर के गुच्छों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट है माई मदर इन लॉज, सॉरी माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन मुंबई आर वेरी रिच। कल ही मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन वाले सेंटेंस, कंपाउंड नाउन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ क्या कंडीशन है, कंपाउंड नाउन में हमेशा मुख्य शब्द में एस या ईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको कमांडर इन चीफ बताया था, मेजर इन जनरल बताया था, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पाशर बाई, स्टेपसन, ये सब बताया था, तो उसमें मुख्य शब्द में एस लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लॉज लिखा हुआ है ये नहीं होगा, अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स करना होगा। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स, यहां पर था, या चलिए यहां पर क्वेश्चन में था फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन यानी जो हमारे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कभी भी प्लूरल में नहीं होते हैं, उनके पहले ऐसे भड़काने वाले शब्द लिखे जा सकते हैं, ऑल, मेनी, एनी, वन, सम, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी हम इनके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर इसे हम बनाना चाहते तो ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं लगेगा कभी भी। अगर इसे में प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ फर्नीचर कर सकते हैं, तो हैव भी यहां चल जाएगा, लेकिन कभी भी याद रखना
कि भैया कभी भी फर्नीचर में एस नहीं लगता है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। ठीक है, यहां तक हो गया। द साउंड ऑफ गन स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो वर्ड याद रखिएगा। फ्लॉक होता है बैठी हुई चिड़िया, ठीक है, बैठी हुई चिड़िया, बैठी हुई चिड़िया, और जो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है, ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी उड़ती हुई चिड़िया को बोलते हैं, उड़ती हुई चिड़िया। अब ये बताइए यहां पर कि बैठी हुई चिड़िया वहां से भागी, स्कैटर्ड हो गई, या उड़ती हुई चिड़िया भागी। तो यहां पर याद रखिएगा फ्लॉक ऑफ नहीं होता, हमेशा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है। ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है। अगला कि सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन। तो कल मैंने आपको एक रूल बताया कि 100,000, डजन, मिलियन, ग्रॉस, पेयर, इनके पहले अगर कोई नंबर दिया जाता है तो फिर हम इनमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते, यानी 1000 होगा ना कि थाउजेंड्स होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको लग रहा होगा किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसे बहुत इजी लगेगा, लेकिन वो बच्चा जो नया नया इस चीज को देख रहा है उसके लिए ये सारी चीजें अलग है। और अभी तो हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा अच्छा ही लग रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ने दीजिए, अपने आप समझ में आता है फिर क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि ही नोज मेनी लैंग्वेज बट द चाइनीज अल्फाबेट आर डिफिकल्ट। अब यहां पर कल मैंने आपको बताया था कि वैसे तो कुछ वर्ड हैं जिनमें एस या एस नहीं लगाते हैं, या अनकाउंटेबल वर्ड है जिनमें एस या एस नहीं लगाते, लेकिन अगर लगाते हैं तो उसका मतलब अलग होता है। जैसे आपको पता है कि अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, लैंग्वेज यानी भाषा की। तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, तो अल्फाबेट की जगह क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ही डज नॉट लाइक द पोएट्री ऑफ किड्स। यहां पर सेंटेंस में क्या गलती है, जल्दी से जरा बता दो इस सेंटेंस में क्या गलत है, जल्दी से बताइए कि इस सेंटेंस में क्या गलत है। ठीक है, और पूरा रीजन भी बता देना मुझे कि क्या गलत है इसमें, जिससे चीजें आगे बढ़ाई जाए भाई। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कई बार छोड़ दिया होगा, गलती से छूट गया होगा। देखिए एक बात याद रखिए, आपका सेंटेंस हो सकता है कि कॉपी अब जब आप एग्जाम देने जाए तो वो दो लाइन में आपका पूरा एक सेंटेंस है। एक बात याद रखिए कि कभी भी सेंटेंस को बदला जा सकता है, लेकिन रूल्स को नहीं बदले जा सकते। मैं चाहूं तो इसमें और बड़ा कर सकता हूं, जहां तक हो सकता है 2-3 लाइन तक मैं खींच कर लिख सकता हूं, लेकिन बड़ा करने से मतलब क्या है, हमें रूल पता होना चाहिए जो हमने पढ़ा है। रूल अगर आपको पता है तो आपको एक पेज का पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, तब भी आप उसमें गलती निकाल लेंगे कि हाँ यहाँ पर नाउन नंबर से रिलेटेड ये गलती है। लेकिन अगर आपको रूल नहीं पता तो आप फिर कुछ भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, चाहे 4 लाइन का, चाहे 1 लाइन का, चाहे थोड़ा सा लिख दिया जाएगा, तब भी आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं। अगर पोएट्रीज होता तो फिर गलत हो जाता। हर कैटल्स आर वंडरिंग हियर एंड देयर। ठीक है, अब आपको ये कैटल्स वाला है, जैसे आर्मीज नहीं लिखते ना, पार्लियामेंट्स नहीं लिखते, गवर्नमेंट्स नहीं लिखते, ज्यूरीज नहीं लिखते, कमिटीज नहीं लिखते, क्योंकि ये देखने में प्लूरल है, सॉरी देखने में सिंगुलर है, लेकिन यूज में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो कैटल ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, तो यहां पर एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए, कैटल होना चाहिए, ना कि एस लगाना है हमें, क्योंकि ये ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, जबकि यूज में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। अगला कि द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग हेड। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग हेड, इसमें भी सेंटेंस में कोई गलती नहीं, क्योंकि पीपल जो है वो सीधे सीधे दिख रहा है आपको कि कौन सा है, यानी प्लूरल वर्ड है, इसकी वजह से आर लगा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ही हैज 5 sheep and 7 deers। ये एक रूल होता है, याद रखिएगा कि कभी भी सीप, डियर और स्वाइन, ये 3 वर्ड याद रखेंगे। ये 3 वर्ड किसी भी हाल में, इनमें कभी भी आप सीप्स ना लगाएं, इनमें किसी भी हाल में सीप्स नहीं लगेगा, चाहे आप इधर 10 सीप रख दें, चाहे 100 सीप रख दें, तब भी ये सीप ही रहेगा, इनमें एस या ईएस नहीं लगेगा।
हाँ, एक चीज हो सकता है कि जब आप 10 या 100 शीप लिखेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो सकती है, लेकिन इनमें एस या ईएस कभी नहीं लगता। इस चीज को आप ध्यान दीजिए हमेशा कि शीप, डियर, स्वाइन, इनमें कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। फिर चाहे उसके पहले, इनके पहले 100, 200, 1 लाख नंबर यूज किए गए हो, तब भी ये एस या ईएस में प्रयोग नहीं होंगे। इसके अलावा इनकी क्वालिटी, इनकी खासियत क्या है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं, यानी इनके साथ इस आर का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसका भी। आर का प्रयोग तब किया जाएगा जब इससे पहले नंबर दिया हो, और इसका प्रयोग कब किया जाएगा, केवल जब सीप लिखा हो, तो इस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब यहाँ पर ब्रदर्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ब्रदर भी दो तरह का है भैया। एक होता है ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, और एक होता है ब्रदरेन। ठीक है, ये होता है इसका प्लूरल। तो भाई ब्रदर्स जो होता है, ब्रदरन। देखिए, आजकल लोग वी आर ब्रदर्स, तू मेरा भाई है भाई और मैं तुम्हारा भाई हूं, हम सब भाई भाई हैं। ये जो एक फैमिली वाला ब्रदर होता है ना, उसको तो हम ब्रदर्स कहते हैं, यानी एक ही फैमिली में 4 बच्चे हैं तो वो सब एक दूसरे के भाई हैं, तो ब्रदर्स कहा जा सकता है। लेकिन जो ये ब्रदरेन वाला वर्ड है, ये जो ब्रदरेन वाला वर्ड है, ये विदाउट फैमिली को बोला जाता है। यानी अगर हम कोई कहता है कि अरे भाई हम सब भाई भाई हैं, हमें पूरे देश में सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, तो इसका मतलब है वो गांव समाज वाला भाई है, सोसाइटी वाला भाई है, वो कोई आपका सगा नहीं है। तो जब ब्लड रिलेशन की बात होगी तो ब्रदर्स यूज करिए, जब विदाउट ब्लड रिलेशन की बात होगी तो ब्रदरन यूज करिए। लेकिन धीरे धीरे ब्रदरन जैसे शब्द गायब होते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या यूज होता जा रहा है, ब्रदर शब्द यूज हो रहा है। अगला देखते हैं कि दीज आर ओल्ड क्लॉथ्स। सेंटेंस सही है, लेकिन दिक्कत कहां पर है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आप जान लीजिए। ठीक है, सेंटेंस पूरा सही है, ये भी हमारा क्या है, वी आर ऑल। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ब्रदरन एंड सिस्टर होना चाहिए, ब्रदर्स एंड। हाँ, कंडीशन यहां पर हो सकती है कि आप कह दो कि नहीं हम अपनी फैमिली के बारे में बोल रहे हैं। अगर फैमिली के बारे में बोल रहे हैं तो ब्रदर्स कर दीजिएगा। अगर फैमिली को लेके ना बोल रहे हो, देश दुनिया की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ब्रदरन ही होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि दीज आर द ओल्ड क्लॉथ्स। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। देखिए, क्लॉथ भी दो तरह का होता है। एक होता है क्लॉथ्स जिसमें एस लगता है, और एक होता है क्लॉथेस जिसमें ई एस लगता है। तो भैया, बिना सिले हुए कपड़े को, बिना सिले हुए कपड़े को क्या कहते हैं, क्लॉथ्स कहते हैं। ठीक है, क्लॉथ सेंटर या क्लॉथ्स कहते हैं। लेकिन सिले हुए कपड़े को क्लॉथेस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला कि वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स। कल ही मैंने बताया था कि एयर एक क्या है, हमारा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, तो इसका हमेशा एयर होगा। अगर आप एयर्स का यूज करते हैं तो इस एयर्स का मतलब होता है दिखावटीपन। क्या होता है, दिखावटीपन। ठीक है, दिखावटीपना ऐसे कह सकते हैं। तो एयर, हवा की बात करते हैं तो एयर होगा, दिखावटीपन की बात करते हैं तो एयर्स होता है। क्लियर हो गई बात। अगला कि डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ द मीटिंग। अब देखिए, एजेंडम्स लिखा हुआ है। ठीक है, एजेंडम क्या था हमारा, कल परसों की क्लास में मैंने, कल की क्लास में बताया कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें एस लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे ये एजेंडा हमारा क्या है भैया, एक सिंगुलर है, जबकि इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल होगा एजेंडा। कल ही मैंने आपको बताया, एजेंडास नहीं होता, एजेंडा होगा। तो ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके एग्जाम को देते समय। अब अगर आप इन सब चीजों को छोड़ते हैं, इन सब चीजों को नहीं पढ़ते हैं, तो आप इस चीज के बारे में भी ना सोचिए कि बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप एक एक चीज पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे एनडीए एग्जाम में बैठते हैं और होता जिले में, किसी एक दो जिले में सुनाई दे जाए कि उसका हुआ है भैया, अदरवाइज पूरे जिले में ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चा एनडीए नहीं निकाल पाता है। तो कारण ही इसका ऐसा है कि इसके एग्जाम्स, इसके एसएसबी, इसका सब कुछ बहुत अलग होता है। तो प्लीज अपने दोस्तों को कहो, बोलो, समझाओ कि क्लासेस, देखिए छोटी छोटी चीजें पकड़ेंगे ना तो आप
बड़ी चीजें पकड़ लें। छोटी छोटी मछली का शिकार करोगे तभी बड़ी मछली का शिकार होगा। अब आप सोचे कि सीधे व्हेल से लड़ जाए तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसको भी मारने का तरीका है। ऐसा नहीं कि मारा नहीं जा सकता, मारने का तरीका है, बस आपको उस तरीके को फॉलो करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि बस हमने इतना पढ़ लिया, हम बड़ी से कोचिंग गए, बड़े से नोट्स देखे और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके, तो भैया मेरे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो, रूल तो वही होते हैं जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, इसका एक और करीब जो है 20 क्वेश्चन का, तो 50 कल का हमारा जो सेशन होगा वो थोड़ा सा और बड़ा होने जा रहा है। इसके लिए आप परेशान ना हो, बिल्कुल मैं आपका पूरा साथ दूंगा। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो। बाकी क्लास 12th वाले भी लगे रहें, क्लास 12th वाले भी सिंटैक्स का नाउन पढ़ते रहें, उनकी क्लासेस भी कंटिन्यू है। बहुत जल्दी मैं परसों से या कल से 2 क्लास लेके आऊंगा, जो एक क्लास 12th के लिटरेचर की भी होगी, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर लिखा रहा था, उसे भी कंटिन्यू करूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।